दोस्तों फ़लसफ़े के 10वें लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। थोड़ा-सा पस मंज़र हम देख लेते हैं ताकि वो दोस्त जो शायद इस लेक्चर को पहली बार सुने, उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि गुफ्तगू किस तरह शुरू हुई थी और किस तरफ जा रही है। तो हमने गुफ्तगू का आगाज़ हम लोगों ने शुरू किया था कोई 2500 साल से भी चंद सौ साल पहले। यानी हम लोगों ने बात की थी आयोनियन फ़िलॉसफ़ी की और एटॉमिस्ट, फिथागोरस, इलियाटिक फ़िलॉसफ़र्स की और फिर हम चले गए थे गॉर्जियस के पास और प्रोटोगोरास को समझने की कोशिश की थी। हमने स्केप्टिसिज़्म को और निहिलिज़्म को जानने की कोशिश की थी। फिर हम चले गए थे सुक़रात के दौर में। सुक़रात का जो डायलेक्टिक मेथड था, उसको कुछ पढ़ा था। फिर प्लेटो की आइडिया और फ़ॉर्म की प्लेटो के आइडिया और फ़ॉर्म को समझने की कोशिश की थी। अरस्तू का जो फ़ॉर्म और मैटर का कॉन्सेप्ट था या जो पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी और जो यूडोमेनिया वगैरह जो उन्होंने समझाया था, वो जानने की कोशिश की थी। फिर हम आ गए थे 5वीं से 15वीं सदी के दौरान। 5वीं से 15वीं सदी के दौरान चूँकि कैथोलिक चर्च का ज़माना था और क्रिश्चियनिटी का दौर था, तो हमने स्कोलास्टिक फ़िलॉसफ़ी जो थी उसको जानने की कोशिश की थी। यानी सेंट ऑगस्टिन का जो कॉन्सेप्ट था, जो उन्होंने प्लेटो के पस मंज़र में हमें समझाने की कोशिश की थी, या सेंट थॉमस का जो कॉन्सेप्ट था, जो अरस्तू की फ़िलॉसफ़ी के बैकग्राउंड में था, उसको हमने कुछ पढ़ने की कोशिश की थी। उसके बाद फिर हम लोग 15वीं सदी में आ गए थे। 15वीं सदी में ज़ाहिर-सी बात है कि रेनेसांस का दौर था। साइंटिफिक तब्दीलियाँ आ रही थी पूरे यूरोपियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी में। एक पूरा का पूरा फ़लसफ़े का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया था। फ़लसफ़े के अंदर सोर्स ऑफ नॉलेज या आइडिया या थॉट को उन्होंने फ़ोकस कर लिया था कि आखिर ये ख़्याल आता कहाँ से, ये थॉट क्या चीज़ है, ये नॉलेज क्या चीज़ है। यानी उसके लिए जो सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए जो फ़िलॉसफ़ी डेवलप हुई, जिसको हमने एपिस्टेमोलॉजी कहा, वो ज़्यादा मौज़ू बनी फ़िलॉसफ़ी के। अच्छा, 15वीं से 17वीं सदी के दौरान 2 तरह के स्ट्रीम्स फ़िलॉसफ़र्स के डेवलप हुए थे। कुछ वो थे जो यूरोपियन फ़िलॉसफ़र्स थे जिनका ताल्लुक फ़्रांस और जर्मनी से था, जिन्होंने रेशनैलिटी की बात की थी, जिन्होंने लॉजिक की बात की थी, जिन्होंने डिडक्टिव थिंकिंग की बात की थी। जिनमें सबसे बड़ा नाम रेने डेकार्ट का था। रेने डेकार्ट यानी फ़ादर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी, जिनका बॉडी एंड माइंड के जो ड्यूअलिज़्म का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कोजिटो एर्गो सम यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो कॉन्सेप्ट होता है या जो थॉट होता है या जो ख़्याल होता है, वो इनेट होता है। वो फ़िक्टिशियस होता है, वो एडवेंटिशियस होता है। फिर उन्होंने आगे जाकर एट्रिब्यूट और मोड की बात भी की थी। उन्होंने बताया था कि जो माइंड है या जो बॉडी है, वो एट्रिब्यूट के लिहाज से और मोड के लिहाज से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब ये कि एट्रिब्यूट किसी बॉडी का एट्रिब्यूट जो है वो उसकी एक्सटेंशन है और उसका जो मोड है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल ऐसे ही जब उन्होंने माइंड की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि माइंड का जो एट्रिब्यूट है वो पूरा थॉट का कलेक्शन है जो होता है, और जो उसका जो मोड है वो असल में परसेप्शन है, वो एक आइडिया है, वो असल में उसका मोड है। तो इस तरह से उन्होंने बाय बॉडी और माइंड के ड्यूअलिज़्म की बात की थी और फिर गॉड का कॉन्सेप्ट भी दिया था और बहुत सी बातें। अच्छा, फिर उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चले गए थे और फिर जो दूसरा जो हमारे सामने रेशनलिस्ट फिलॉसफर था वो स्पिनोज़ा था। स्पिनोज़ा ने कुछ ऑब्जेक्शंस रखे थे वहाँ पर रेने डेकार्ट पर, और उन्होंने पेनिथिज़्म का कॉन्सेप्ट दे दिया था। और फिर वो बात आगे गई थी पिछले लेक्चर में लेबनीज़ के ऊपर। लेबनीज़ ने एक बिल्कुल नई बात की थी, उन्होंने मेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि मोनेड्स होते हैं और मोनेड्स को उन्होंने कहा था कि इट्स एक्चुअली नॉट अ सब्सटेंस, इट्स अ पावर। तो उन्होंने एक डॉक्ट्राइन ऑफ प्री फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। हमने एनकेसमेंट थ्योरी को समझने की कोशिश की थी। हमने माइंड का जो परसेप्शन और माइंड का जो टेंडेंसी है उसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश की थी। ये सारी बातें अब तक हमने डिस्कस कर ली। अब हम आ गए हैं जो रेशनलिस्ट फिलॉसफर्स के बाद अब हम आ गए हैं इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफर्स पर। यानी इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफर्स के ऊपर बात ये होनी थी कि इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफर्स वो फिलॉसफर्स हैं जिन्होंने कहा था कि जो नॉलेज है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसका ताल्लुक एक्सपीरियंस से है। हाँ, ये बिल्कुल एक अलग बात की थी उन्होंने। इसमें जो बड़े नाम हमें नज़र आए थे, वो सबसे पहला नाम जॉन लॉक का है, जिस पर हम आज बात कर लेंगे। इसके अलावा भी कई एक बड़े नाम थे, जैसे फ्रांसिस बेकन थे, थॉमस हॉब्स थे, डेविड ह्यूम थे, जॉर्ज बर्कले थे। लेकिन जो बुनियादी नुकता था, वो यही था कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, वो एक्सपीरियंस की वजह से होती है। उसी की वजह से एक पॉज़िटिव जो लॉजिकल थॉट्स डेवलप होते हैं, या जो एनालिटिकल जो फ़िलॉसफ़ी बाद में डेवलप हुई, वो सब के सब एक्सपीरियंस बेस्ड होती है।
तो इस तरह से 17वीं 19वीं सदी के दौरान ये इम्प्रेसिस्ट फ़िलॉसफ़ी और ये रैशनलिज़्म के फ़िलॉसफ़ी के नताइज में बाद में हमें एक एनलाइटनमेंट का दौर मिलता है। हमें जो नई पॉलिटिकल और सोशल थ्योरीज़ हम जो देखते हैं, डेवलप होती हैं, जो सब क्लासिफ़ाई होती हैं, वो नज़र आती हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात समझ लेते हैं कि बुनियादी तौर पर फ़र्क कहाँ पर था। बुनियादी तौर पर फ़र्क यही था, जो अभी बात हुई कि रेशनलिस्ट फ़िलॉसफ़र्स जो थे, उन्होंने ये कहा था जो आइडिया है, यानी जो बुनियादी तौर पर नॉलेज को रिप्रेज़ेंट करता है, वो असल में एक पार्ट ऑफ़ द ब्रेन है। वो इट्स इनेट पार्ट, यानी जब वो एट्रिब्यूट और मोड की बात की थी रेने डेकार्ड ने, तो कहने का उनका मकसद यही था कि दिस इज़ ऑलरेडी इंटो द ब्रेन। वो ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद ही होते हैं। वो इट्स ए इट्स ए ऑल नॉलेज इनेट टू ब्रेन। यानी ये एडवांस में ही हमारे ब्रेन में होती ही है। जब हम पैदा होते हैं या जब कोई भी जब कभी भी दुनिया में जब हम आते हैं, तो तो इट इज़ एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी सोल या रूह जो है वो उसके उसकी थिंकिंग में ऑलरेडी एक चीज़ एडवांसमेंट में मौजूद ही होती है। इट इज़ ओनली रिकलेक्शन, यानी प्लूटो की जो थ्योरी थी ना रिकलेक्शन की, ये वो है असल में। इस तरह से उन्होंने रैशनलिस्ट फिलोसफर्स ने समझाने की कोशिश की थी। मगर जॉन लॉक ने एक अलग बात की। जॉन लॉक या एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर्स ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा मामला नहीं है। ये असल में एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज की जो एक्विजिशन होती है उसमें अहम रोल अदा करती है। ये बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो कुछ भी हमें मिलता है माइंड के अंदर, जो कुछ भी हमारे जो ख़्याल पैदा होता है, जो थॉट आता है, जो आइडिया आता है, जो नॉलेज आती है, वो असल में एक्सपीरियंस से आती है। वो असल में परसेप्शन से आती है। तो इस ख़्याल में जाने से पहले मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा हम खुद जॉन लॉक को देख लेते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या था। जॉन लॉक, जैसे कि मैंने कहा, इंग्लिश फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, एम्पिरिसिस्ट थे, ठीक है, कि वो उनकी दोनों तरफ बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं डायमेंशन नज़र आती है। वो 1632 में पैदा हुए थे और ज़्यादातर उनका काम जो था उस दौर के लिहाज से एनलाइटनमेंट और लिबरलिज़्म के हवाले से था। यानी 20 साल के जब वो थे, 1652 से 1662, 20 और 30 साल के दौरान वो स्टूडेंट भी थे और वो बल्कि वो ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ा भी रहे थे। वो उन्होंने मेडिसिन की डिग्री भी ली थी, मेडिसिन की तालीम बहुत एक्सटेंसिवली हासिल की थी। उन्होंने फ़िलॉसफ़ी भी पढ़ी थी, उन्होंने मेटाफ़िज़िक्स पढ़ी थी, उन्होंने क्लासिकल फ़िलॉसफ़ी पढ़ी थी। उनकी पॉलिटिक्स की थ्योरीज़ डेवलप हुई थी इसी दौरान। उनकी जो किताब आई थी ना, कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो 1690 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने अपनी इम्प्रेसिस्ट फ़िलॉसफ़ी का ज़िक्र किया था। जो किताब का अगर आप इंडेक्स देखेंगे, उसमें 4 बुक्स हैं। पहली बुक जो है, उसमें उन्होंने उसका जो कॉलम है, उसका नोट है, वो यही है कि नीदर प्रिंसिपल नॉर आइडिया आर इनेट। कोई भी आइडिया, कोई भी प्रिंसिपल जो होता है, वो ब्रेन का हिस्सा नहीं होता। इनेट इज़ नॉट इनेट, ब्रेन का हिस्सा नहीं होता। दूसरा जो उनका कॉलम था उसी इंडेक्स के अंदर, वो था बुक ऑफ आइडिया। फिर उसके बाद कुछ चैप्टर्स उसके अंदर, उसके बाद बुक ऑफ वर्ड्स, तीसरा उनका जो कॉलम था, और फिर चौथा बुक ऑफ नॉलेज एंड प्रोबेबिलिटी। इस तरह से उन्होंने उसको 4 बुक्स के कॉलम में डिवाइड किया था अपनी किताब के इंडेक्स को। उसके बाद फिर बात हुई थी पॉलिटिकल थ्योरीज़ की। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उनकी जो पॉलिटिकल थ्योरीज़ थी ना, वो बहुत अहम थी। वो कि हमारा ये मौज़ू नहीं है, मगर उन्होंने ख़ुसूसन बात की थी ह्यूमन लाइफ़ की, लिबर्टी की और स्टेट की। ये जो नुक्ता नज़र था उनका, और ख़ुसूसन चर्च और स्टेट की सेपरेशन का, यानी सेकुलरिज़्म का जो कॉन्सेप्ट था, वो बाद में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी बना। प्रॉपर्टी के हवाले से उनका कॉन्सेप्ट बहुत वसी था। प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट बाद में आदम स्मिथ की जो कैपिटलिज्म की फिलॉसफी थी, या कार्ल मार्क्स की जो सोशलिस्ट जो नज़रिया था, उसकी फाउंडेशन का सबब बना। टू ट्रेडीज ऑफ गवर्नमेंट उनकी किताब थी पॉलिटिकल थ्योरीज के ऊपर। अच्छा, यही नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, बल्कि एजुकेशन पर भी उनकी किताब थी, थॉट कंसर्निंग एजुकेशन। ये किताब इस किताब से मुतासिर होकर जॉन रेजो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी थी, जिससे मुतासिर होकर बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था 1789 से 1799 के दौरान। तो जॉन रेजो ने उनकी किताब, जो लॉक की किताब जो थी, थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, उससे मुतासिर होकर अपना एक नॉवल लिखा था, एमिल। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, एमिल लिखा था। तो ये एमिल जो था, ये असल में उनकी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में असल में रोजो ने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो करप्ट सिस्टम होता है,
उसमें एक जो नेचुरल मैन होता है, उस करप्ट सिस्टम में किस तरह से एजुकेशन उसके सर्वाइवल का सबब बनती है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने अपना एक नॉवेल एमिल भी लिखा था। तो कहने का मकसद मुख्तसरन ये है कि जॉन लॉक ने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी से काफ़ी इन्फ्लुएंस डेवलप किया, ख़ासा मुतासिर किया सोसाइटी को। और ख़ुसूसन एम्पिरिसिस्ट फ़िलॉसफ़ी जो है, उस पर अब हम थोड़ा-सा आ जाते हैं वापस एम्पिरिसिस्ट फ़िलॉसफ़ी पे बात कर लेते हैं कि उनकी एम्पिरिसिस्ट फ़िलॉसफ़ी में गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से होता है? उनकी गुफ्तगू का आगाज़ ही जो है, वो ये जो आइडिया है, इनेट आइडिया, उसकी रेफ्यूटेशन से डेवलप होता है। वो कहते हैं कि ये जो नोशन है कि माइंड जो है वो पैदाइश के वक़्त से ही आइडिया से भरा होता है, वो इसको टोटली रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि माइंड जो है असल में एक एम्प्टी कैबिनेट की तरह होता है। माइंड जो है वो, उन्होंने एक लफ्ज़ जिसका टैबुला रैसा यानी एक ब्लैंक शीट होती है। लेकिन ये एक्सपीरियंस होते हैं जो उस पर लिखना शुरू करते हैं। दैट्स हाउ वी गेट द आइडिया एंड व्हेन दीज आइडियाज, ये जो आइडियाज होते हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं, तो फिर ये एक नॉलेज डेवलप होती है। तो इस तरह से उन्होंने आइडिया की बात की। उन्होंने कहा कि जो इनेट आइडिया का जो हाइपोथेसिस है ना, ये सुपरफ्लुअस है। इस सिलसिले में वो एक आसान सा रीजन देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, वो बिल्कुल स्लेट की तरह होते हैं। दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर नथिंग लाइक, उनका ब्रेन बिल्कुल क्लियर होता है, क्लीन होता है। या जो इडियट्स होते हैं या पागल होते हैं, वो भी ऐसे होते हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं डेवलप होता, उनके अंदर कोई प्रोसेसिंग डेवलप नहीं हो सकती। तो उस दौर में एक ऑब्जेक्शन ये हुआ कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, बल्कि जो रीजंस होते हैं वो प्रोसेसिंग डेवलप करते हैं। तो उस पर उन्होंने काउंटर जो रिएक्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अगर ऐसा होता तो ये जो मैथमेटिक्स के थ्योरम है या जो मैक्सिम्स हैं, जब ये डिडक्शन होती है इनकी, तो फिर वो कुछ और शक्ल में क्यों बरामद होते हैं? वो एक अलग-अलग शेप में क्यों डेवलप हो जाते हैं? वो अपने इनेट आइडिया से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? तो वो कहते हैं कि भाई सिंपल इज़ दैट कि क्या आइडिया इनेट हो ही नहीं सकता, आइडिया इनेट होता ही नहीं है। और ना अगर ऐसा होता तो वो रीज़न के डिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि आइडिया की एक बिल्कुल एक अलग डेफ़िनेशन है। आइडिया या जो जो है वो असल में एक सेंसरी इमेज होता है। आइडिया जो है वो एक सेंसरी इमेज होता है। एक एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्ट होता है। वो कहते हैं कि ये असल में एक सेंसरी इमेज और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्ट के दरमियान का एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से आइडिया डेवलप होता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि आइडिया जो है वो अ, वो हमारे अंदर रिफ्लेक्शन डेवलप करता है। वो जब हमें मिलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आइडिया हमें जब मिलता है, तो आइडिया जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक रिफ्लेक्शन डेवलप करता है। उसको जब हम परसीव करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं, तो वो जो आइडिया हमारे अंदर उसके अंदर डेवलप होता है, वो अ, एक उसको परसीव करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं, एक थिंकिंग और एक डाउटिंग और एक बिलीविंग और एक विलिंग, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है ये गुजरता है, और उसके नतीजे में जो पूरा ऑपरेशन होता है, उसके बाद हमें उसकी नॉलेज मिलती है। तो उन्होंने कहा कि नॉलेज क्या है असल में? नॉलेज इज़ नथिंग। नॉलेज इज़ जस्ट नथिंग, बट इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन द आइडिया। ये जो आइडिया है, उसकी जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट है विद द परसेप्शन, दैट्स व्हाट इट इज़, द नॉलेज इज़। तो उन्होंने इस तरह से नॉलेज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर आगे वो गए और फिर आगे जाकर उन्होंने बताया कि साहब, आइडिया जो है वो भी 2 तरह का होता है। एक होता है आइडिया सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। अब ये बात समझने की है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये चीज़ हमारे हमारे ब्रेन में आइडिया खुद डेवलप हो रहा है, नहीं। असल में ये जो एक्सपीरियंस है जो हमें आइडिया डेवलप कर रहा है, तो ये जो परसेप्शन है, वही आइडिया डेवलप करेगा। वो जो सेंसेशन है, वही आइडिया डेवलप करेगा और नथिंग। यानी सब्जेक्ट की कोई हैसियत नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो आइडिया डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं एक सिंपल आइडिया है। सिंपल आइडिया क्या चीज़ है? सिंपल आइडिया ये है कि कोई भी एक ख्याल है, किसी भी सिंपल सा, बिल्कुल जैसे कि एक सेब है। तो एक सेब को देखा आपने, वो लाल रंग का सेब है, या आप वो उससे उसको देखकर फिर आप खुश हो गए। तो दैट्स दिस इज़ अ सिंपल आइडिया, ठीक है? ये बिल्कुल सादा सा ख़्याल है, जिसको देख के आपने पहचान लिया। देखिए, ब्लैक कलर है, व्हाइट पेपर है, या कोई भी एक सिंपल आइडिया जिसमें आपने कोई कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई कोई आपने उस आइडिया को आपने मज़ीद कंपोज़ नहीं किया, उसमें कोई आपने कंपैरिज़न नहीं की, उसमें आपने कोई सेपरेशन नहीं की, उसमें आपने कोई एनालिसिस नहीं की, बस सिंपल आइडिया जो देखा, और एक सेंसेशन थी जो आपकी आपके माइंड में गई, और आपने उसके ऊपर एक परसेप्शन डेवलप कर ली। दैट्स व्हाट इट इज़, लाइक सिंपल आइडिया।
ठीक है? लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडिया जो है वो और है। वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइडिया के अंदर आप उस आइडिया को लेते हैं, उसकी 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 सेपरेशन, उसकी कंपैरिज़न, उसकी कंपोज़िशन होती है और उसके बाद वो एक रिफ्लेक्शन डेवलप होती है। तो कॉम्प्लेक्स आइडिया कई तरह का हो सकता है। बिल्कुल ऐसे सिंपल आइडिया भी उन्होंने कहा कई तरह का हो सकता है। सिंपल आइडिया सिंपल सेंसेशन से और परसेप्शन से डेवलप हो सकता है। सिंपल आइडिया सिंपल सेंसेशन से और रिफ्लेक्शन से या फिर इन दोनों से डेवलप हो सकता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइडिया 3 तरह का होता है। अच्छा ये ज़रा-सा सब्जेक्ट मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स आइडिया का जो कॉन्सेप्ट मोड से यानी 3 तरह का होता है कि आइडिया ऑफ मोड, आइडिया ऑफ रिलेशन, आइडिया ऑफ सब्सटेंस। तो आइडिया ऑफ मोड और आइडिया रिलेशन तो बहुत ही सिंपल सा है। आइडिया ऑफ मोड तो सिर्फ़ ये है कि साहब वो कहते हैं कि कोई भी आइडिया फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा आइडिया जो प्रिलिमिनरी उस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो। मतलब वो आइडिया उस सब्सटेंस के अलावा कुछ ना हो। इट्स जस्ट अ इंडिपेंडेंट ना हो। यानी उस सब्सटेंस से जिसको आप देख रहे हैं, उससे इंडिपेंडेंट ना हो बल्कि वो इसका हिस्सा ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर है, जैसे 6 है, तो 6 है, तो 6 एक एक आइडिया ऑफ मोड है। वो मज़ीद अगर आप उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 6 बाई 6 36 तो आप कहेंगे साहब 36 तो वो उसी में ही मल्टीप्लाई हो रहा है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो 6 जो है वो 6 ही रहेगा या 36 हो जाएगा या 6 को 36 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन 216 बनता है। 216 जो है तो वो उसकी मल्टीप्लिकेशन ही बनेगी। तो जो नंबर डेवलप होता चला जा रहा है इट्स अ आइडिया ऑफ मोड। वो नंबर ही रहेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सब्सटेंस का हिस्सा ही है। दिस इज़ व्हाट द नंबर इज़। तो नंबर क्या है? आइडिया ऑफ मोड। ये एक एग्ज़ाम्पल हो गई। बिल्कुल ऐसे ही जब हम आइडिया ऑफ रिलेशन कहते हैं, तो आइडिया ऑफ रिलेशन क्या चीज़ है? आइडिया ऑफ रिलेशन जो है वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। आइडिया ऑफ रिलेशन को इस तरह समझ लीजिए कि जो भी कॉम्प्लेक्स आइडिया है, वो उसको आप कंपैरिज़न से समझ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई आवाज़ है, तो आवाज़ जो है वो क्लैपिंग की है या ट्रेन की है, तो उसको कंपैरिज़न से आप समझ लें या फिर कोई भी चीज़ जिससे आप कोई कोई चीज़ जैसे कि एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, तो उसको आप देखकर या उसके टेस्ट से या उसकी अपीयरेंस से या उसकी जो भी आपकी जो थॉट्स आ रहे हैं, उसकी कंपैरिज़न से आप समझ लें उसको, यू नो तो वो एक आइडिया ऑफ रिलेशन है, उसको हम आइडिया ऑफ रिलेशन कहते हैं। प्रॉब्लम आती है आइडिया ऑफ सब्सटेंस से जो तीसरा है कॉम्प्लेक्स आइडिया। ये ज़रा-सा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर कई एक चीज़ें आ जाती हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो ये है कि वो जो सब्सटेंस का आइडिया है, वो यहाँ तक तो ठीक है कि साहब फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल है, तो या फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर लीजिए रोज़ है, गुलाब है। अब गुलाब को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि रेड है, सॉफ्ट है उसका एक इसकी एक स्मेल है, सेंट है, उसका उसकी एक शेप है, उसको देखकर आप समझ गए कि गुलाब है। या एक चमेली का फूल है, तो उसको आप देखकर समझ गए चमेली का फूल। बट व्हाट इज़ इंटू दिस कंपोज़िशन? उसके सब्सटेंस में, उसके मटेरियल के अंदर क्या चीज़ है जो उसको गुलाब बना रही है, जिसको देखते ही मैं गुलाब कह देता हूँ, यू नो? यानी आप उसकी जो कैरेक्टर्स हैं उसको तो समझ के कह सकते हैं कि ये गुलाब का कैरेक्टर है इसलिए ये गुलाब है। लेकिन व्हाट वाज़ दैट कंपोज़िशन व्हिच इज़ मेकिंग इट गुलाब या फूल या जो उसको रोज़ बना रही है, पर्टिकुलरली रोज़ बना रही है, चमेली नहीं बना रही। वो है आइडिया ऑफ सब्सटेंस। उसके लिए उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कि आई नो नॉट व्हाट। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है जो उसको रोज़ ही बना रही है, मगर मुझे ये पता है कि वो रोज़ है। तो ये जो आइडिया है सब्सटेंस का, ये इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफी के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ये एपिस्टेमोलॉजी के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हवा में हैंग नहीं कर रही है। जो भी सबस्ट्रेटम है जिसको हम देखकर जैसे बैलून है या जैसे टेबल है या जैसे कि चेयर है, ये इसको देखकर मैं समझ गया कि चेयर है, मगर हाउ कुड आई से लाइक इट्स चेयर कि चेयर क्यों है ये? क्योंकि ये चेयर के अंदर जो सबस्ट्रेटम है, जिसके कैरेक्टर्स ने मिलकर चेयर को बनाया है, ये एक कंपोज़ फॉर्म में वहाँ मौजूद है। तो वो जो सब्सटेंस है, जो उसके अंदर है, जिसने उसको आपस में कलेक्ट किया है, जिसने उसको एक मटीरियल की शक्ल दी है, वो आइडिया जो है, उसको परसीव करना, उसको डिफ़ाइन करना एक मुश्किल मरहला है। यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी जो है, वो ख़ासी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ आकर वो फिर थोड़ी-सी बात और करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसको समझने के लिए क्वालिटीज़ को समझना पड़ेगा कि असल में क्वालिटीज़ क्या होती है? किसी भी सब्जेक्ट की क्वालिटी क्या चीज़ है? अब वो कहते हैं कि क्वालिटी असल में प्योरली सब्जेक्टिव होती है। हाँ? लेकिन अ, वो असल में उसकी पावर होती है। यानी यानी जो क्वालिटी जो होती है वो अ, वो
उसके अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती है और वो अपनी पावर से अपनी परसेप्शन का हमें हमें एहसास दे देती है। इसको हम क्वालिटी कहते हैं। वो कहते हैं कि क्वालिटी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 2 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी क्वालिटी और एक होती है सेकेंडरी क्वालिटी। प्राइमरी क्वालिटी ऐसी क्वालिटी है जो उसके अंदर ही होती है, जिसको आप जो जो सेपरेट नहीं कर सकते, जो उसके अंदर ओरिजिनली मौजूद रहती है। जो बॉडी की रिज़ेम्बलेंस का हिस्सा होती है, जो उसके अंदर ही चेंज होती रहती है, उसके अंदर ही रहती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है सॉलिड है या कोई चीज़ है जो लिक्विड है या कोई चीज़ है जो हरकत कर रही है मुसलसल। तो वो चूँकि उसकी साख़्त का हिस्सा ही मोबिलिटी है, वो मूव कर रही है या कोई चीज़ है जो रेस्ट की फ़ॉर्म में है या कोई चीज़ है जो नंबर की फ़ॉर्म में है, वो उसके अंदर ही एम्बेडेड है, वो उसके अंदर ही मौजूद है, वो उसकी ओरिजिनल प्राइमरी क्वालिटी है। अच्छा, फिर वो बात करते हैं सेकेंडरी क्वालिटी की। वो कहते हैं प्राइमरी क्वालिटी के मुकाबले में सेकेंडरी क्वालिटी ज़रा मुश्किल है, ज़रा मुख्तलिफ है। सेकेंडरी क्वालिटी जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर का हिस्सा नहीं है। वो ऑब्जेक्ट का की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। वो असल में जो देखने वाला जो ऑब्ज़र्वर है, वो उस पर डिपेंड करता है। वो उसके बकौल कैसे मेरे आई सेल्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या है। अगर फ़र्ज़ करें मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो हो सकता है मैं ब्लैक कलर ना देखूँ। तो मैं कहूँगा कि साहब ये जो ग्लासेस हैं ये ब्लैक कलर की इसका फ्रेम नहीं है। और कोई और कहेगा नहीं साहब ये ब्राउन कलर की फ्रेम है। तो ये सेकेंडरी क्वालिटी है। ये सेकेंडरी क्वालिटी जो है ना प्योरली सब्जेक्टिव भी नहीं है, प्योरली ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। ये कहते हैं सेकेंडरी क्वालिटीज़ जो ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी ब्यूटी है। तो कोई चीज़ जो है वो इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर हम कहते हैं। तो साहब ब्यूटी जो है वो कोई चीज़ मेरे लिए ब्यूटीफुल हो सकती है, वही चीज़ आपके लिए अगली हो सकती है। वही चीज़ आपके लिए तो वो एट्रिब्यूट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है। वो बॉडी की रिज़ेम्बलेंस पे डिपेंड नहीं करती। वो कहते हैं सेकेंडरी जो क्वालिटी है वो वो एक और चीज़ है। उसका ताल्लुक प्राइमरी क्वालिटी से नहीं है। प्राइमरी क्वालिटीज़ वो इनसेपरेबल है, वो ओरिजिनल है। वो उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सेकेंडरी क्वालिटीज़ जो है वो मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ पर ट्रबल ये आ गई थी कि हाउ वुड यू मेक डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज़? क्योंकि इस डिफरेंस को समझे बगैर हम उस सबसेटम को नहीं समझ सकते जो उस सब्जेक्ट का जो जो मटेरियल है जो सॉरी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो है हिस्सा है। उसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कई एक ऑब्जेक्शंस आ गए थे कि हम किस तरह से एक ऐसी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं जो जो माइंड से बाहर है, जो आउटर सर्कल ऑफ माइंड है। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि जो भी चीज़ सामने मौजूद है, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो चीज़ असल में है नहीं। ये हमारा एक्सपीरियंस है जो डिसाइड कर रहा है। ये हमारी सेंसेशन है जो डिसाइड कर रही है, कि वो क्या चीज़ है। ये बात इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से एक आइडिया ऑफ सब्सटेंस जो है, उसको डेवलप करने की कोशिश की उन्होंने। तो अब इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को डेवलप करने के लिए उन्होंने मज़ीद आगे बात बढ़ाई। उन्होंने कहा कि साहब असल में सब्सटेंस जो होते हैं, कोई भी जो मटेरियल होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है मटेरियल खुद, जैसे कि एक मटेरियल है जो व्हाइट है या फिर जो स्वीट है या जो बिटर है, वो दैट्स अ मटीरियल सब्सटेंस। बिल्कुल उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही एक और जो टाइप होती है सब्सटेंस की वो इममटीरियल होती है। वो कहा उन्होंने वो स्पिरिचुअल होती है। वो वो माइंड पर डिपेंड करती है। वो मुख्तलिफ किस्म के जो आइडियाज़ होते हैं, जो सिंपल आइडिया ऑफ थिंकिंग होती है, उनके रिलेशन से उनके जो भी उनकी वजह से उनकी इंटरेक्शन से जो रिफ्लेक्शन डेवलप होती है, यानी जो बॉडी और माइंड के दरमियान जो एक डायकॉटमी है उसकी वजह से जो एक साइकिक ऑपरेशन डेवलप होता है जिसे आप प्री सपोज कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब वो है असल में एक और टाइप ऑफ सब्सटेंस जिसको हम इममटीरियल सब्सटेंस कहते हैं, जो कि एक मेंटल सब्सटेंस है, जो कि एक स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। फिर उसके बाद तीसरे कॉन्सेप्ट पे वो गए और फिर उन्होंने कहा कि गॉड का कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा, गॉड का जो सब्सटेंस भी है, तो उन्होंने कहा कि गॉड सब्सटेंस है, एक मेंटल सब्सटेंस है और एक मटीरियल सब्सटेंस है। इस तरह से उन्होंने 3 सब्सटेंसेस में डिवाइड किया। गॉड के सब्सटेंस में और मेंटल या मटीरियल सब्सटेंस के अंदर यही फ़र्क है कि वो डेफ़िनिट है और ये इनडेफ़िनिट है। यानी कोई भी ऐसा आइडिया किसी भी सब्सटेंस का जिसकी नॉलेज, जिसकी पावर, जिसकी ड्यूरेशन, जिसका प्लेज़र, जिसका सब कुछ जो है वो इनडेफ़िनिट है ना? बिल्कुल इनफ़िनाइट है। इनफ़िनिट ऑफ डिग्री ऑफ वन सब्सटेंस इज़ कॉल्ड गॉड। तो इस तरह से उन्होंने गॉड का कॉन्सेप्ट दिया। तो उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि जो लिमिटेड नॉलेज होती है किसी भी सब्सटेंस की जो आपको मिलती है, उससे आप इन्फिनिट नॉलेज को हासिल नहीं कर सकते। जो लिमिटेड इन्फिनिट नॉलेज है, यू कैन नॉट गेट
इन्फिनिट नॉलेज। तो ये एक प्रॉब्लम। फिर इस तरह से उन्होंने एक ट्रायंगल डेवलप किया आगे जाके। उन्होंने बताया कि जॉन लॉक ने कि जो गॉड है और जो मैटर है और जो माइंड है, ये एक ट्रायंगल है। इसको समझना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि गॉड जो है वो एक एक्टिव सब्सटेंस है, इट्स एक्टिव सब्सटेंस। और जो माइंड है, जो मैटर है, वो एक पैसिव सब्सटेंस है। मैटर जो है वो एक पैसिव सब्सटेंस है। और जो माइंड है वो एक्टिव भी है और वो पैसिव भी है। अच्छा, माइंड और बॉडी के दरमियान फिर उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप की। उन्होंने कहा कि बॉडी जो है वो पैसिवली किसी भी ख्याल को ले लेती है और फिर एक्टिवली उसके ऊपर बिहेव करती है। तो बॉडी और माइंड के दरमियान ये रिलेशन है कि वो एक्टिवली बॉडी पैसिवली एक आइडिया को रिसीव करती है और फिर एक्टिवली उसको मूव कर देती है। इस तरह से उन्होंने डायकॉटमी डेवलप की बिटवीन माइंड एंड बॉडी, इनकी इंटरेक्शन से। इस तरह से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो कई एक बातें थी जो जो जॉन लॉक ने की आइडिया के हवाले से। उन्होंने प्राइमरी क्वालिटीज़ की बात की, विच वर जस्ट अ कॉपीज ऑफ द रियल क्वालिटी। लाइक कोई भी चीज़ जो सॉलिड है या कोई भी चीज़ जो मोशन में है या कोई भी चीज़ जो एक्सटेंशन में है, दिस इज़ व्हाट द प्राइमरी क्वालिटीज़। फिर उन्होंने सेकेंडरी क्वालिटी की बात की। तो उन्होंने कहा सेकेंडरी क्वालिटी जो होती है वो असल में माइंड से हमारे प्रोड्यूस होती है, उस चीज़ के बारे में, उस शय के बारे में जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो जो कुछ भी सॉलिड एक्सटेंडेड बॉडी है, उसकी क्या, उसका क्या कलर है, उसकी क्या स्मेल है, उसका क्या टेस्ट है, उससे हम सेकेंडरी क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक फ़िलॉसफ़ी डेवलप की थी। मगर उनका ख़्याल जो बुनियादी था वो यही था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो आइडिया है वो सरासर वो हमारे सेंसेस पर और हमारी परसेप्शन पर डिपेंड करता है। यानी वो ऑब्जेक्ट खुद कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ हमारे सेंसेस हैं, हमारा परसेप्शन है। जिससे यानी अगर कोई चेरी है तो वो चेरी चेरी नहीं है, या वो कोई कोई एप्पल है या कोई ऑरेंज है, वो फल फल नहीं है। जब तक कि हम उसको परसीव नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे सेंस में वो नहीं आएगा, जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि वो एप्पल है, उस वक्त तक वो एप्पल एप्पल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था, इस पर ऑब्जेक्शंस आए। यानी इनके बाद जो फिलोसफर जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, जॉर्ज बर्कली ने एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट दिया। और वो उसी सेकेंडरी क्वालिटीज से अटैच होने के बाद, उसी सब्सटेंस के मटेरियल को जानने के बाद, तो फिजिकल और मेटाफिजिकल का एक नया कॉन्सेप्ट हमें बाद में जॉर्ज बर्कली से मिलता है। और इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। इसको अब हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीक में हाजिर होता हूँ। ओके, थैंक यू।